तो ये नीली रेखा क्या है? यह नीली रेखा पिछले 7 सालों में हमने अमेजन की अलग अलग रिटेल वेबसाइट्स पर जितनी बैंडविड्थ का इस्तेमाल किया है वही यह नीली लाइन दिखाती है। और अब मैं आपको एक और रेखा दिखाता हूँ। ये लाल रेखा क्या है? ये लाल रेखा वो बैंडविड्थ दिखाती है जिसका हम एडब्ल्यूएस के साथ उपयोग कर रहे हैं। तो अब ये उस बैंडविड्थ से अधिक हो गई है जिसका हम अपने रिटेल ग्राहकों की सेवा में उपयोग कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि एडब्ल्यूएस के साथ क्या हो रहा है और भविष्य में ये कहाँ जा सकता है, इसका एक नाटकीय संकेत है। यहाँ कई सर्विसेज हैं और मुझे लगता है कि इस कमरे में ज्यादातर लोग जानते हैं कि ये क्या है। ये सभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हैं। मैं इन्हें जल्दी से बताऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ के लोग इन चीजों के बारे में काफी जानते हैं। हमारी स्टोरेज सर्विस बड़े या छोटे डेटा ऑब्जेक्ट्स को क्लाउड में रखने की सुविधा देती है। इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड जो बढ़ाया या घटाया जा सकता है, इसे इलास्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह ऊपर नीचे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। आप क्लाउड में $0.10 प्रति सर्वर घंटे के हिसाब से कंप्यूट खरीद सकते हैं। सिंपल डीबी आपको रियल टाइम में डेटा को इंडेक्स और क्वेरी करने की सुविधा देता है। सिंपल क्यू सर्विस अलग अलग कंप्यूटरों पर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की सुविधा देती है। फ्लेक्सिबल पेमेंट सर्विस खास तौर पर डेवलपर्स के लिए बनाई गई पहली पेमेंट सर्विस है जिसमें कई अच्छे फीचर्स हैं, जिससे आप बिलिंग सिस्टम या कोई भी ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिससे आप अपने कस्टमर्स से पैसे ले सकें या पीयर टू पीयर मनी ट्रांसफर कर सकें। और आखिर में मैकेनिकल तुर्क जो छोटे छोटे कामों को दुनिया भर के वर्कर्स को बांटने की सुविधा देता है। मैकेनिकल तुर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसे आप अपने कोड में भी जोड़ सकते हैं और ये काम असली इंसानों द्वारा किए जाते हैं। ये सभी वेब सेवाएं, ये मूल वेब सेवाएं सीधे नियमों पर बनाई गई हैं जिनका AWS पालन करता है। हम चाहते हैं कि ये इस्तेमाल में आसान हो। वेब सेवाओं का मुख्य विचार है कि कंपनियां अपने काम के जरूरी हिस्सों पर ध्यान दे सकें। हमने API को सरल बनाया है और लिखित जानकारी पर काम किया है। क्लाउड में होने के बावजूद ये सेवाएं धीमी नहीं हैं। कई मामलों में अगर अमेजन के डेटा केंद्रों में आपके सर्वर से बेहतर इंटरनेट कनेक्शन है तो यह और भी तेज चल सकता है। डेटा सेंटर लचीला, ऊपर नीचे बढ़ाया जा सकता है, हमेशा चालू, बहुत जरूरी, और जितना इस्तेमाल उतना भुगतान। ये बदलती कीमत वाली सेवाएं हैं। कोई लंबा समझौता नहीं है। आपको 1 या कई साल का समझौता करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी सेल्स पर्सन से बात करने की जरूरत नहीं है। आप जब चाहें आकर इनका इस्तेमाल करें और जब चाहें बंद कर दें। कोई पहले से भुगतान नहीं है। हम एक नई संख्या बताते हैं जो मुझे लगता है बहुत खास है और हमें इस पर बहुत गर्व है। अक्टूबर 2007 में हमारे पास S3 में 10 अरब चीजें थीं और अब हमारे पास S3 में 18 अरब चीजें हैं। 1 साल पहले हमारे पास 2.4 लाख रजिस्टर्ड AWS डेवलपर्स थे और आज मैं बता रहा हूं कि Q1 के अंत तक हमारे पास 3.7 लाख हैं। मुझे यह उदाहरण पसंद आया। अमेजन ने सोमवार को अपनी EC2 सेवा के लिए स्थायी स्टोरेज की घोषणा की और जो उल्लेखनीय है वह यह कि ई-टेलर कितनी तेजी से प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़ रहा है। वास्तव में अमेजन का असली व्यवसाय आगे चलकर उसकी क्लाउड सेवाएं होंगी। अमेजन एक ऐसी किताबों की दुकान की तरह होगा जो पीछे के दरवाजे से कोकीन बेचता है। किताबें बस स्टोरेज और क्लाउड कंप्यूटिंग का बहाना होंगी। तो लोग क्यों उत्साहित हैं? लोग इन सेवाओं के बारे में क्यों खुश हैं? और मुझे लगता है कि मुझे अंदाजा है कि लोग इसके बारे में क्यों खुश हैं। और किसी चीज के भविष्य को समझने का एक तरीका है अतीत से कोई मिसाल ढूंढना। क्या कोई जानता है कि यह क्या है? यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो सकता है। यह एक बिजली बनाने वाली मशीन है। एक पुरानी मशीन। मैं हाल ही में लग्जमबर्ग गया था और मैंने 300 साल पुरानी बियर फैक्ट्री देखी। उनका काम जाहिर है बियर बनाना है और करीब 100 साल पहले वे लग्जमबर्ग की पहली फैक्ट्रियों में से थे जिन्होंने बियर बनाने में मदद के लिए बिजली का इस्तेमाल शुरू किया था। और जाहिर है वे बिजली ग्रिड से बिजली नहीं ले सकते थे क्योंकि तब बिजली ग्रिड था ही नहीं। तो उन्होंने खुद ही बिजली बनाना शुरू कर दिया और उस समय बहुत सी कंपनियों ने ऐसा किया। अगर आप अपना काम बेहतर कर सकते हैं या बिजली से नई चीजें कर सकते हैं तो बिजली पाने का एक ही रास्ता था, अपना जनरेटर लगाना और बिजली बनाने में माहिर बनना। यहां समझने वाली बात यह है कि उन्होंने खुद बिजली बनाई, इससे उनकी बियर का स्वाद बेहतर नहीं हुआ। और स्टार्टअप कंपनियां यानी हर साइज की कंपनियां चाहती हैं कि वो अपने आइडिया या सोच को जल्द से जल्द एक सफल प्रोडक्ट में बदल दें। दिक्कत यह है कि बहुत सी चीजें एक जैसी होती हैं। वह भारी काम जो आपके विचार और सफल उत्पाद के बीच रुकावट बनता है। वैसे यह भारी काम आपको बहुत अच्छे स्तर पर करना पड़ता है, नहीं तो आपका सपना पूरा नहीं होगा। लेकिन यह काम अलग नहीं है और असल में बियर का स्वाद भी अच्छा नहीं करता। डेटा सेंटर के मामले में जो मुझे लगता है कि एक 100 साल पहले बिजली बनाने के जैसे ही है। ये एंट्री फीस यानी जो चीजें आपको बहुत अच्छे स्तर पर करनी होती हैं वे बहुत मुश्किल होती हैं। एक सेट बनाना, ढांचा बनाना, बढ़ाया जा सकने वाला ढांचा बनाना, समझदारी वाला ढांचा बनाना बहुत मुश्किल है। यह हमेशा बदल रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन को हमेशा अपग्रेड करना पड़ता है। आपके डेटा सेंटर में अलग अलग तरह का माहौल बन जाता है जो जैसे जैसे आप बढ़ते हैं और भी मुश्किल हो जाता है। आपको बस क्षमता की प्लानिंग के लिए कुछ अंदाजा लगाना शुरू करना होगा। मुझे 3 महीने बाद कितने नए सर्वर की आवश्यकता होगी? मुझे 6 महीने बाद कितने नए सर्वर चाहिए होंगे? जैसे ही आप उस दुनिया में जाते हैं चीजें सच में बहुत मुश्किल हो जाती हैं। और हाँ, आपको यह भारी काम सिर्फ एक बार नहीं करना पड़ता। सफल कंपनियां वही हैं जो जितनी जल्दी हो सके बदलाव करती हैं।
वे अपने आइडिया को एक प्रोडक्ट के रूप में लाते हैं और फिर उसमें बदलाव करते हैं, और हर बार बदलाव में अक्सर कुछ ढांचे को अपग्रेड, बदलना या बढ़ाना पड़ता है, और इससे सच में नए आइडिया और खोज की रफ्तार धीमी हो सकती है। मैं आपको कुछ कंपनियों के उदाहरण दूंगा जो आज इन सर्विस का इस्तेमाल कर रही हैं, और वे असल में इस इनोवेशन लूप, इस सक्सेस लूप को इन सर्विस की वजह से जल्दी चला रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1951 से अब तक के अपने सारे लेखों का कलेक्शन लिया, जो 4 टेराबाइट डेटा था। उनके पास ये एक ऐसे फॉर्मेट में था जो वो आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। वे पहले स्टेप के तौर पर सारे 4 टेराबाइट को पीडीएफ में बदलना चाहते थे। इतना सारा डेटा 11 मिलियन अलग अलग लेख के साथ, यह काफी भारी प्रोसेस है, और न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए इस काम के लिए बहुत सारे सर्वर लगाना बिल्कुल भी सही नहीं होता, क्योंकि यह एक बार का काम है। एक बार काम खत्म हो जाने के बाद वे उन सर्वर को हटा देना चाहेंगे। इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड के साथ यह करना बहुत आसान है। एक बार जब उन्होंने सभी 11 मिलियन लेखों को पीडीएफ में बदल दिया, तो उन्होंने उन्हें अमेजन S3 की मदद से इस पुराने वेबसाइट पर डाल दिया। तो सभी लेख S3 में रखे गए हैं, और S3 इन लेखों को देता है। आप एक खोज करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की पुरानी वेबसाइट पर एक मजेदार खोज है जिसे आप कर सकते हैं। कंप्यूटर खोजें और आपको यह परिणाम मिलेगा। ये 2 मई 1892 है, कंप्यूटर का जिक्र। और जैसा कि ज्यादातर दर्शक शायद जानते हैं, उस समय कंप्यूटर का मतलब आज के मतलब से काफी अलग था। 18 मई को वॉशिंगटन में एक सरकारी नौकरी की परीक्षा होगी, और अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे शहरों में भी, ताकि राष्ट्रीय पंचांग दफ्तर में कंप्यूटर के पद के लिए सही लोग चुने जा सकें, जहां 2 जगह खाली हैं, एक $1,000 पर और दूसरी $1,400 पर। परीक्षा में बीज गणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति और खगोल विज्ञान के टॉपिक होंगे। सैनडिस्क यहाँ एक बहुत ही नया तरीका अपना रहा है, जिसमें वे S3 का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां उनके पास सैनडिस्क क्रूजर है। ये एक यूएसबी ड्राइव है जिसमें आप जो भी डालते हैं वो अपने आप Amazon S3 पर सेव हो जाता है। तो अगर आप अपनी यूएसबी ड्राइव खो भी दें, तब भी आपका डेटा सुरक्षित रहेगा। अ, ये एक उदाहरण है जो पिछले कुछ दिनों में असली समय में हो रहा है। ये Amazon वेब सर्विसेज कंपनी का एक बढ़िया उदाहरण है, जिसे एनिमोटो कहा जाता है। और असल में एनिमोटो लोगों के लिए अपने फोटो और अपने गानों के साथ वीडियो बनाना बहुत आसान बना देता है। या फिर वहाँ रॉयल्टी फ्री गाने भी हैं जो एनिमोटो की साइट पर मिलते हैं, और इसका तरीका यह है कि उनके सॉफ्टवेयर में एक खास तकनीक है जो गाने की लय को सुनती है और फोटो को अपने आप एडिट करके गाने के साथ मिलाती है, जिससे वीडियो अच्छा दिखता है। और जैसे कि वे गाने की लय के सही टाइम पर एक फोटो से दूसरे फोटो पर कट करते हैं वगैरह। अगर आपने कभी खुद से कुछ एडिट किया है तो यह सच में बहुत मुश्किल होता है, और जब ये आपके फोटो के साथ वीडियो मिक्स कर देता है, अगर आपको वो मिक्स पसंद नहीं है तो आप बस एक बटन दबाएं और ये फिर से कर देगा। और आप ऐसे ही कुछ बार ट्राई कर सकते हैं जब तक आपको कोई मिक्स पसंद ना आ जाए, और ये सब बहुत आसान बना देता है। ये सिस्टम Amazon वेब सर्विसेज पर बनाया गया है। असल में वे हमारी कई सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिंपल क्यू सर्विस, S3 और EC2। मैं ज्यादातर EC2 के बारे में बात करूंगा। चलिए एक ग्राफ दिखाता हूं। दिस इज ये सब पिछले 3 दिनों में हो रहा है। ये एनीमोटो का EC2 इंस्टेंस यूज है। ये सर्वर इंस्टेंस की गिनती है जिनका वे यूज कर रहे हैं। देखते हैं क्या मैं इस लेजर पॉइंटर को चला पाता हूं। तो वे यहाँ इस तरह आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ करीब 50 EC2 मशीनें काम नहीं कर रही हैं, और फिर उनका फेसबुक ऐप सफल हो गया, और ये उनका फेसबुक ऐप है जो तेजी से बढ़ रहा है। ये सिर्फ 3 दिन पहले है। ये 16 अप्रैल है। माफ करें, हाँ, 16 अप्रैल। और आप देख सकते हैं कि वे गए, वे 50 मशीनों से आगे बढ़ गए हैं। EC2 इस्तेमाल 3500 तक EC2 इंस्टेंस इस्तेमाल करने की सीमा। 3 दिनों में अपने खुद के डेटा सेंटर में 50 सर्वर से 3500 सर्वर तक बढ़ाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसे घर पर मत करना। अम, अ, ए, 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 और वैसे दूसरा तरीका यह हो सकता है कि हम 3500 सर्वर लगाने के लिए काफी पैसा जुटाएं। यह भी उतना ही पागलपन है, क्योंकि यह बहुत बड़ा रिस्क है। आप नहीं जानते कि आप इस ऐप को इस तरह चला पाएंगे या नहीं, और आपको इतना पैसा नहीं लगाना चाहिए। यहां जानने वाली दूसरी मजेदार बात, क्या आप इन बड़ी गिरावटों को देख रहे हैं? यह इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड का लचीला हिस्सा है, क्योंकि आप प्रोग्राम से यह सब एपीआई के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप EC2 इंस्टेंस को लगाने और हटाने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं। रात में या कम मांग के समय वे सच में EC2 इंस्टेंस क्लाउड को वापस कर सकते हैं, और एक बार वापस करने के बाद उन्हें इसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते, और फिर हम उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को बेच सकते हैं जिनकी जरूरत इतनी समय की पाबंद नहीं है। आप जानते हैं, ग्राफिक्स रेंडरिंग, साइंटिफिक कंप्यूट एप्लीकेशन और ऐसे ही दूसरे काम। ऐसे कई एप्लीकेशन हैं जो ज्यादा लचीले हैं, और हम उन ज्यादा लचीले एप्लीकेशन का इस्तेमाल मांग को आसान करने और असली हार्डवेयर का अच्छा इस्तेमाल करने के लिए कर सकते हैं। तो यह ऐसे पूल्ड कंप्यूटिंग के सिस्टम के बड़े फायदों में से एक है। लेकिन आप सच में एक स्टार्टअप कंपनी के नजरिए से देखें तो ये 3 दिन बहुत ही खास थे। वैसे ये अभी भी बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि आज वे 5000 इंस्टेंस पर पीक कर रहे हैं। तो बहुत ही मजेदार केस स्टडी। ये एनीमोटो के फाउंडर और CEO ब्रैड जेफरसन का कहना है। AWS से पहले हम अपने मौजूदा लेवल पर एनीमोटो और अपने प्रोफेशनल वीडियो रेंडरिंग प्लेटफॉर्म को बिना भारी खर्च और ज्यादा VC फंडिंग के शुरू नहीं कर सकते थे। इस हफ्ते एनीमोटो वीडियो बनाने में जो वायरल बढ़ोतरी हमने देखी, वह AWS के बिना बहुत बुरी हो सकती थी। और आप इस मुद्दे का सामना करते हैं।
जब आपकी नई कंपनी होती है, तो आपको अच्छे मौके के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि अगर आप तैयार नहीं हैं, तो बाद में बहुत दुःख होता है। अगर अच्छा मौका आए और आप इसके लिए तैयार नहीं थे, तो इसके साथ जीना बहुत कठिन है। साथ ही आप अपनी कंपनी को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहते कि वह घमंड का कारण बने, खासकर जब सफलता की गारंटी ना हो। यह सोच इसमें मदद करती है। वह मुश्किल हालात। मैं सवाल लेने जा रहा हूं और इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम बिजली बनाते हैं ताकि आपको खुद न बनानी पड़े। और अगर आप खुद बिजली बनाते हैं तो उससे बियर का स्वाद अच्छा नहीं होता। तो बहुत-बहुत धन्यवाद और मुझे उम्मीद है कि ये आप सभी की बहुत मदद करेगा और चीज़ों के बारे में सोचने का ये तरीका आपके स्टार्टअप के लिए फ़ायदेमंद होगा। ये बहुत मज़ेदार है। असल में जब हम एनीमोटो जैसी कोई चीज़ देखते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक होता है क्योंकि यही वजह है कि हमने ये सेवाएँ बनाई हैं ताकि ऐसी चीज़ें मुमकिन हो सकें। और अब अगर वहाँ कुछ है। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि कुछ सवाल हैं, मैं उन्हें लेने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। अमेज़न किताब बेचने के काम में है। वेब सेवाओं का विचार कैसे आया? और आप में से जिन्होंने सवाल का पहला हिस्सा नहीं सुना, अमेज़न पहले किताबें बेचता था। अमेज़न वेब सर्विसेज़ का आइडिया कैसे आया? हम करीब 4 साल पहले हमने इस पर काम करना शुरू किया था। हमने अपनी पहली वेब सेवा करीब 2 साल पहले शुरू की थी, लेकिन उससे पहले 2 साल तक इस पर काम किया था। इस तरह हमने यह काम करीब 4 साल पहले शुरू किया था और उस समय हमारे पास काफ़ी था। अमेज़न के अंदरूनी मसले। मुझे लगता है कि फीडबैक लूप कम करने के लिए थोड़ा पीछे जाना चाहिए। स्पीकर्स और मेरे बीच की बात। लेकिन हमारे पास ढांचे के काफ़ी अंदरूनी यूज़र थे, जिससे हमें लगा कि हमें वाक़ई एक अलग लेयर की ज़रूरत है। और हमारे नेटवर्क इंजीनियरिंग के बीच डिप्लॉयमेंट ढांचे और डेटा सेंटर के उन ज़रूरी हिस्सों के साथ-साथ हमारे एप्लीकेशन और प्रोग्रामर के कारण चीज़ें हमारे लेवल पर इतनी मुश्किल हो गई थीं कि हमें लगा हमें कुछ नया बनाना पड़ेगा। असल में हमने ये सेवाएँ अपने लिए बनाना और डिज़ाइन करना शुरू किया ताकि हम इन्हें अपने ऑफ़िस में इस्तेमाल कर सकें। और जितना हमने इसके बारे में सोचा, उतना ही हमें इन सेवाओं और इस लेयर का आइडिया पसंद आया कि हम असली हार्डवेयर को छुपा सकते हैं। अम, हमने समझा कि ये Amazon.com जैसी बड़ी वेबसाइट के लिए मददगार होगा क्योंकि Amazon भी ऐसा ही है। यह है, आप जानते हैं, ये खुद एक बड़ी वेबसाइट है। अगर ये हमारे लिए सहायक है, तो शायद दूसरों के लिए भी होगा। और थोड़ी और मेहनत से हम इन सेवाओं को बाहर बेच सकते थे और इन्हें Amazon के लिए एक फ़ायदे का और अच्छा बिज़नेस बना सकते थे। और इसलिए हमने ऐसा किया। हमें इतनी जल्दी इस स्तर की प्रगति की उम्मीद नहीं थी। लाइक हम इससे बहुत खुश हैं और आप जानते हैं और हम अपने डेवलपर ग्राहक समूह के साथ भरोसा बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं क्योंकि यह हमारे लिए तीसरा ग्राहक समूह बन जाता है। हमारे पास उपभोक्ता है जो हमारे सबसे बड़े ग्राहक सेट हैं और जिसके लिए हम सबसे अधिक जाने जाते हैं। पिछले 7 सालों में हमने एक और अच्छा ग्राहक समूह बनाया है जो विक्रेता हैं, तीसरे पक्ष के विक्रेता जो हमारी अमेज़न साइट्स पर बेचते हैं। और अब ये हमारे लिए एक नया ग्राहक समूह है, डेवलपर्स, और हम इसके लिए बहुत उत्साहित हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मैं कहना चाहता था कि ये एक बहुत अच्छा समाधान है, लेकिन कुछ चिंताएँ हैं। मैं कई डेवलपर्स से मिलता हूँ। पावर कट के बाद सिस्टम में क्या बदलाव किए गए थे? ये क्या था? ये क्या है? छुट्टी क्या है? क्या उसके बाद शुक्रवार था? इससे आपको काम करने के तरीके में क्या बदलाव करना पड़ा और उस समस्या के कारण क्या थे? और साथ ही क्या परेशानियाँ हैं और आप उन बातों को कैसे सुलझाते हैं, जहाँ कुछ डेवलपर्स को लगता है कि अगर वे अपने ऐप्स को आपके नेटवर्क के लिए बनाते हैं, तो यह उनके बढ़ने के तरीके को रोक देता है, अगर वे आपके बाद दूसरी टोपोलॉजी में जाना चाहें। क्या आपने देखा है कि जैसे-जैसे दूसरे ग्राहक आपके प्लेटफ़ॉर्म पर बढ़ते हैं, उनके साथ कोई बड़ी परेशानी होती है? मुझे ठीक से समझ नहीं आया कि दूसरा सवाल क्या था? ठीक है, मान लीजिए अगर मेरा सर्वर आर्किटेक्चर कुछ हिस्सा AWS पर है, तो कुछ लोग इसे वैसे भी नहीं कर पाते। लेकिन मान लीजिए उनकी बहुत तेज़ ग्रोथ होती है और फिर वे आपकी तरह अपना प्लेटफ़ॉर्म बनाना चाहते हैं। क्या उन्हें इससे बाहर निकल कर अपनी ग्रोथ के साथ अपना प्लेटफ़ॉर्म बनाने में कोई दिक्कत है? खासकर जब वे आपकी सर्विस और जवाब देने की स्पीड से आगे बढ़ते हैं? क्योंकि ऐसा था। हाँ, मुझे लगता है कि दूसरे सवाल का जवाब ये है कि हमारे प्लेटफ़ॉर्म से हटने वाले लोगों के लिए बहुत कम परेशानी है। आप जानते हैं, हमारे पास लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट नहीं हैं और हम उनसे माँगते भी नहीं हैं। आपको सेल्स पर्सन से बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह एक बदलती हुई कीमत पर है और आप जितना इस्तेमाल करते हैं, उतना ही पैसा देते हैं। अगर हम कभी भी आपका काम करना बंद कर दें, तो आप आज ही जा सकते हैं और हम आपको चार्ज करना बंद कर देंगे। इसलिए और इनमें से ज़्यादातर एपीआई भी काफ़ी आसान हैं और ऐसे बनाए गए हैं कि एपीआई की तरफ से ज़्यादा बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप S3 जैसी किसी सर्विस को देखें, तो डेटा स्टोर और निकालने के लिए जो एपीआई चाहिए, वो बहुत ही आसान और सीधे हैं, जिन्हें आप किसी भी दूसरी सर्विस पर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यही इसकी खासियत है। इसलिए इस बारे में हमारा मानना है कि यह ऐसा बिज़नेस है जिसमें कई लोग जीत सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि यह हमारे लिए ऐसा बिज़नेस है जिसमें एक ही सब कुछ जीतेगा। हम इन सेवाओं को जितना हो सके कम देरी, ज़्यादा मौजूदगी, आसान इस्तेमाल और कम कीमत वाला बनाने पर काम कर रहे हैं। और ये वो जगह है जहाँ मुझे लगता है कि एक दुकानदार के रूप में हमारी कंपनी की पहचान, जो कम मुनाफ़े का काम है, जहाँ पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनती होना ज़रूरी है। और हम पैसा कमाते हैं। हम खुदरा व्यापार में अच्छा काम करते हैं। लेकिन ये अर्जित किया जाता है, भले ही ये कठिन हो। ये बहुत कम मुनाफ़ा है। ये बहुत ध्यान से बचत और खराबी कम करने पर ध्यान देकर कमाया जाता है। तो मुझे लगता है कि लोगों के लिए इधर-उधर जाना काफ़ी आसान है। और इसलिए मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि कई विजेता होंगे। और मुझे लगता है कि अगर हम उन विजेताओं की भीड़ में आगे रह सकते हैं और हमारी आज की स्थिति को देखकर ये हमारे लिए मुमकिन होना चाहिए। और अगर हम आगे नहीं रहते तो इसका मतलब होगा कि हमने अच्छा काम नहीं किया 5 या 10 साल बाद, क्योंकि हमने सही तरीके से काम नहीं किया। इसीलिए हम इस काम पर बहुत मेहनत करेंगे ताकि हम अच्छे नतीजे पा सकें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें सफल हों। नहीं, मैं बस पूछ रहा था, पहली बात ये थी कि आप अपने संगठन के ढांचे में क्या बदलाव देख रहे हैं?
हमारा सबसे बड़ा बदलाव जो लोगों को पसंद आया है वह है जब कोई आउटेज या ब्राउन आउट होता है तो हम जानकारी देने में सुधार कर रहे हैं। हमारा पहला मकसद है कि जब तक कोई आउटेज ना हो हम संतुष्ट नहीं होंगे। हम 100% उपलब्धता चाहते हैं और हम उस पर काम करेंगे। हम हर साल उस पर काम करते रहेंगे। लेकिन हमारे ग्राहकों ने साफ कहा है कि जब आउटेज हो तो हमें पूरी जानकारी चाहिए कि क्या हो रहा है। हमने अभी एक डैशबोर्ड शुरू किया है जो इसे लोगों के लिए आसान बना देगा। हम ऐसी किसी भी स्थिति में ज्यादा बार जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। कूल, धन्यवाद। क्या आप जानना चाहेंगे क्या सिर्फ 2 माइक हैं या हमें बारी-बारी से जाना होगा? ठीक है, बढ़िया। बट मैं उस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। बट लेकिन तरह-तरह के आप जानते हैं यूरोपीय संघ के पास ग्राहक डेटा के नियम हैं। किसी भी तरह का डॉक्टरी डेटा अक्सर आप जानते हैं देश की सीमाओं को पार नहीं कर सकता। और इसलिए हम जो काम कर रहे हैं वो है EC2 के साथ विशेष जगहों को शुरू करना। इसके पीछे 2 कारण हैं। एक कारण ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम आग और बाढ़ जैसी मुसीबतों से बचा रहे तो ये संभव है। आप सर्वर तैनात कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे अलग-अलग भौतिक स्थानों में हैं। वे सभी अमेरिका में तो है ना? आज वे हैं लेकिन ये योजना नहीं है। और फिर समय के साथ ऐसा होगा कि अवेलेबिलिटी ज़ोन भी अलग-अलग इलाकों में होंगे ताकि आप अपने डेटा के लिए अपना पसंदीदा इलाका चुन सकें। नमस्ते, मेरे एक दोस्त हैं, उनके पास एक कंसल्टेंसी है और वे अपने सभी रेल्स ऐप्स AWS पर चलाते हैं और वह मुझे बताते हैं कि स्पैमर्स ने सारे IP एड्रेस खराब कर दिए हैं और इसलिए वे AWS का इस्तेमाल करके ईमेल नहीं भेज सकते। क्या आप बता सकते हैं कि इसे ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं और कुएं को खराब होने से बचाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? मैं नहीं बता सकता। यह एक दिलचस्प सवाल है और मुझे जवाब नहीं पता। और आप जानते हैं, मैं वापस जाकर इसे देख सकता हूँ। मुझे नहीं पता किसी को जवाब पता है। क्या आपको पता है? जवाब का एक हिस्सा ये है कि हमने हाल ही में एक और फीचर शुरू किया था, जो डायनामिक कंप्यूटिंग के लिए एक स्थायी IP एड्रेस है, जिसे हम इलास्टिक IPs कहते हैं। और इसका इस्तेमाल करके आप असल में आप जानते हैं एक ऐसा एंड पॉइंट रख सकते हैं जो आपका है, उसे अपने पास रख सकते हैं और कई EC2 इंस्टेंस में जोड़ सकते हैं। और इसका इस्तेमाल करके आप अपने नेटवर्क प्रोवाइडर से आसानी से बात कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि आप स्पैमर नहीं हैं। बात यह है कि बाहर की दुनिया इलास्टिक IP एड्रेस को एक ही IP एड्रेस के रूप में देखेगी, इसलिए ये इधर-उधर बदलता हुआ नहीं दिखेगा। क्या वह है? धन्यवाद। वहाँ जाइए। हाँ, EC2 की इलास्टिक क्षमता बहुत अच्छी है अगर आपको इसकी ज़रूरत है। लेकिन उन लोगों के लिए जिनकी होस्टिंग ज़रूरतें ज़्यादा स्थिर और लगातार हैं और खासकर अगर उन ज़रूरतों में आपके बड़े रेस्ट या बड़े इंस्टेंस जैसे कुछ शामिल है, तो अभी EC2 की कीमत पारंपरिक डेटा सेंटर होस्टिंग के मुकाबले सच में कम नहीं है। मैं जानना चाहता था कि A क्या आप इस बात से सहमत हैं और B अगर हाँ, तो क्या आपके पास उस बाजार को पकड़ने की कोई योजना है? मुझे लगता है असल में यह आपके एप्लीकेशन और डेटा सेट पर निर्भर करता है। मेरा मतलब है कि हमें सेवाओं पर बहुत सारी राय मिली है, सबसे ज़्यादा में से एक। लेकिन मैं कहूँगा कि कीमत पर हमें जो सबसे ज़्यादा राय मिली है वह यह है कि यह सच में सस्ता है। धन्यवाद। और इसीलिए मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ पारंपरिक होस्टिंग बहुत सस्ती है। मैं आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपके सवाल का जवाब सिर्फ यह कहकर दे सकता हूं कि हमारा लक्ष्य और यह हमेशा से रहा है, यह अमेज़न की संस्कृति का हिस्सा है। हमारा ध्यान अच्छी सेवाओं को कम दाम में देने पर रहेगा। तो जैसे-जैसे हम अधिक समझदार होते जाते हैं, जैसे-जैसे हम सक्षम होते हैं, चीज़ों को बेहतर तरीके से करने का रास्ता खोजकर हम खर्चे कम करने की कोशिश करेंगे। ग्राहकों को EC2 जैसी चीज़ों पर कम दाम दिए जाते हैं। कुछ और बातें हैं, आप जानते हैं शायद हमें कुछ इंस्टेंस साइज़ चाहिए। इंस्टेंस साइज़, ऐसे साइज़ जो आज हमारे पास हैं, उनसे छोटे हों। अ, तो आज हमारे पास सबसे छोटा इंस्टेंस 10 सेंट प्रति कंप्यूटर घंटा है और हम हमेशा ये भी देख रहे हैं कि बैंडविड्थ चार्ज, डिस्क स्पेस चार्ज जैसी चीज़ों पर जो पैसे बचते हैं, उसका कुछ हिस्सा कैसे वापस दिया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि समय के साथ ये चीज़ें सस्ती हो जाती हैं और जैसे-जैसे हम और अच्छे और व्यवस्थित होंगे, हम ग्राहकों को काफ़ी बचत वापस दे पाएँगे। धन्यवाद। हाँ, नमस्ते सर जी। मिस्टर बेजोस, जेफरी, माफ़ कीजिए मैं थोड़ा नर्वस हूँ। सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और जीमेल के लिए भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ और मैं यह भी जानना चाहता था कि रॉकेट की तरह अंतरिक्ष में जाने का अनुभव कैसा होता है? मैं बचपन से ही ऐसा करना चाहता था। ये तो कुछ है। इस सवाल के लिए धन्यवाद। अंतरिक्ष मेरा शौक है। आप जानते हैं, आप अपने शौक नहीं चुनते, वो आपको चुन लेते हैं। और जब से मैं 5 साल का था, मैं अंतरिक्ष यात्रा और अंतरिक्ष में जाने के बारे में बहुत उत्साहित रहा हूँ। और मैंने ब्लू ओरिजिन नाम की एक कंपनी शुरू की है, जो एक सीधा उड़ने और उतरने वाला रॉकेट बना रही है। ये एक सबऑर्बिटल रॉकेट है। तो आप अंतरिक्ष में जाएँगे और फिर वापस लौट आएँगे। अब इस रॉकेट दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है और ये फिर से आकर अपनी पूंछ पर उतरता है, जैसे बक रॉजर्स का रॉकेट। ऐसा ही है। और हमने अपना पहला टेस्ट वाहन पूरा कर लिया है और उसे उड़ाया है। और अब हम अपने दूसरे टेस्ट वाहन पर काम कर रहे हैं। और उसके बाद कम से कम एक और टेस्ट वाहन होगा। और फिर आप जानते हैं, उम्मीद है कि हम जल्द ही कमर्शियल काम शुरू करेंगे। तो ये काफ़ी मज़ेदार है, मैं बताता हूँ।
इसके अलावा दोनों बातों को जोड़ने के लिए ब्लू ओरिजिन अमेजन वेब सर्विसेज का एक ग्राहक है और मैं ये बना नहीं रहा हूं, और वे एरोडायनामिक सिमुलेशन करते हैं। वे EC2 क्लाउड पर तरल पदार्थ की गणना करते हैं। उनके पास पहले एक बेओवुल्फ क्लस्टर था। यह एक सोलर कंप्यूटर का समूह था जिस पर वे गणना करते थे। और लेकिन ये उनकी बात नहीं है। यह शराब की भट्टी और बिजली जैसा ही है। चाहे वे बड़े कंप्यूटर समूहों को चलाने में कितने भी अच्छे हों, इससे रॉकेट का काम बेहतर नहीं होगा। और अब वे ऐसा कर सकते हैं। ये एरोडायनामिक गणनाएं बहुत बड़ी कंप्यूटर से जुड़ी हुई और बहुत आसानी से एक साथ की जा सकने वाली गणनाएं हैं। और इसलिए अब वे बहुत बड़े EC2 फ्लीट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों के लिए, और जो गणनाएं चाहिए वो कर सकते हैं। और इसने एक चक्र को तेज कर दिया है। ये पहले बेलिफ क्लस्टर पर होता था। एक एरोडायनामिक चक्र पूरा करने में लगभग 70 घंटे लगते थे। और अब वे ऐसी स्थिति में हैं जहां वे इन चक्रों में से एक को 12 घंटों से भी कम समय में पूरा कर सकते हैं। यानी आप अगले दिन ही परिणाम देख सकते हैं, गाड़ी के साथ बदलाव कर सकते हैं और बाकी चीजें करके जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये काफी अच्छा है। धन्यवाद। आप गूगल ऐप इंजन के बारे में क्या सोचते हैं? खैर, मैंने इस सवाल की उम्मीद की थी, और हमारे पास बहुत कुछ है। सबसे पहले मुझे ये कहने दीजिए, हमारा एक लंबा इतिहास है जिसे मैं पसंद करता हूं, वो है दूसरी कंपनियों के बारे में बात न करना। तो हम कभी कभी इसका अपवाद बनाते हैं, लेकिन ये आमतौर पर एक अच्छी नीति है। एन और मुख्य वजह यह है कि हमने अपने काम में देखा है कि अगर हम ग्राहक पर ध्यान दें तो हम ज्यादा नए और दिलचस्प काम करते हैं, बजाय इसके कि हम सिर्फ दूसरों से मुकाबला करें। इसका मतलब यह नहीं कि हम दूसरी कंपनियों पर ध्यान नहीं देते, उनसे सीखते नहीं या देखते नहीं कि वे क्या कर रहे हैं वगैरह। लेकिन सच में अगर हम ग्राहक पर ध्यान देने वाली कंपनी की जगह मुकाबला करने वाली कंपनी होते, तो हम 4 साल पहले Amazon वेब सर्विसेज पर काम शुरू नहीं करते। 4 साल पहले ऐसी चीज पर काम शुरू करने का एक ही तरीका है कि आप सच में ध्यान दें कि ग्राहक क्या चाहते हैं और उन्हें क्या चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो मुझे किसी और की सर्विस के बजाय सिर्फ AWS के बारे में बात करने दीजिए। AWS इस समय पूरे बाजार में एक अलग तरह की सर्विस है, और इसकी वजह यह है कि यह सच में बहुत बुनियादी चीजों पर बनी है। यह स्टैक में काफी गहराई तक है। हम जो API दिखा रहे हैं वे बहुत बुनियादी चीजें हैं, जैसे स्टोरेज, जो चीजें याद रखता है, बहुत बुनियादी कंप्यूट, क्यूइंग, और फिर आप इन सबको जोड़ सकते हैं। अ, सच में कई कंपनियों ने EC2 के ऊपर चलने वाले अलग अलग तरह के ऐप इंजन बनाए हैं। तो ये इतना बुनियादी स्तर है कि आप इसके ऊपर कई बहुत परिष्कृत चीजें बना सकते हैं। और मेरा मानना है कि हमारा लक्ष्य है कुछ ऐसा बनाना जिसमें बड़े पैमाने पर बदलाव की क्षमता और आसानी हो, और लोगों को उन सारे नियंत्रणों पर सीधा अधिकार मिले जो उन्हें बनाने के लिए चाहिए। वे उन्नत एप्लीकेशन जिनके लिए ज़रूरी टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अम, तो मुझे लगता है मैं बस इसे यहीं छोड़ देता हूँ। एक और बात जो मैं जोड़ना चाहूँगा वो ये है कि यहाँ कोई एक ही जीतने वाला नहीं होगा। मुझे लगता है कि ऐसा होने वाला है। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ बहुत सारे लोग जीतेंगे, मुझे लगता है। और आप जानते हैं, शायद मैं बहुत आशावादी हूँ, पर मुझे लगता है कि ये एक दिन बड़ा उद्योग बन जाएगा। मुझे सच में ऐसा लगता है। मुझे लगता है ये एक बड़ा उद्योग बनेगा। सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हर किसी के लिए अपनी खुद की बिजली बनाना समझदारी है। and so और ये बहुत कम होता है कि बड़े ज़रूरी उद्योग एक ही कंपनी बनाती है। इसलिए मुझे लगता है कि सच में कई कंपनियाँ थोड़ी अलग तरीके अपनाएँगी, अलग-अलग तरह की होंगी, और मुझे लगता है कि डेवलपर्स उनमें से कई को काम की पाएँगे। और मुझे बस उम्मीद है कि आप जानते हैं, वे अमेज़न वेब सर्विसेज़ को काम की मानना जारी रखेंगे, और मुझे लगता है कि अगर हम इस पर मेहनत करते रहेंगे और उसे हासिल करेंगे, तो वे ऐसा करेंगे। धन्यवाद। AWS एक साझा सिस्टम है, और खासकर EC2 के मामले में ये एक साझा होस्टिंग सिस्टम है। और जैसा कि आपने अभी बताया, आखिरकार अमेज़न यह कंट्रोल या अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि उनके AWS ग्राहकों में से कौन वायरल हो सकता है। तो साझा होस्टिंग में चिंता हमेशा यही होती है। आप जानते हैं, AWS आखिरकार एक सीमित संसाधन है। तो अगर आपके 2 ग्राहक वायरल हो जाते हैं या 10 ग्राहक वायरल हो जाते हैं, तो किसी समय आप सीमा तक पहुँच जाएँगे, और आप जानते हैं, नए इंस्टेंस शुरू नहीं हो पाएँगे, या आपके पास क्षमता की दिक्कतें होंगी। क्या आप बता सकते हैं कि आगे चलकर आप लोग इसका कैसे हल करेंगे? जब ये चीज़ें होती हैं तो क्या होता है? आप जानते हैं। मुझे वह एनीमोटो का चार्ट बहुत दिलचस्प लगा, और पिछले कुछ दिनों में उनके वायरल होने की कामयाबी भी। एक असली उदाहरण है, जैसे कल रात में करीब 1 घंटे तक एक भी छोटा EC2 इंस्टेंस शुरू नहीं कर पाया। मुझे कम क्षमता की दिक्कतें मिलीं। तो आप इसका हल कैसे कर सकते हैं? आप कैसे भरोसा दिला सकते हैं कि इस माहौल में होस्टिंग करने वालों के लिए ये सच में उपलब्ध रहेगा जैसे वे बढ़ाना चाहें, और ऐसी चीज़ें जो आखिरकार आपके कंट्रोल से बाहर हैं? देखिए, हम किसी भी ऐसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। मैं ये बात तुरंत साफ कर देना चाहता हूँ, ताकि कोई गलतफ़हमी ना रहे। आप जोखिम का प्रबंधन कैसे करते हैं? हाँ, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हैं, और जब पूल बड़ा हो जाता है, तब ये बात सामने आती है कि जब किसी को एक रात में 3000 सर्वर चाहिए होते हैं, वह अभी भी पूल का छोटा-सा हिस्सा होता है। और इसलिए दूसरा विकल्प ये है कि मेरे पास अपने डेटा सेंटर में 50 सर्वर हों। सेंटर, मुझे रातों रात 3000 रुपये चाहिए। तो कम से कम EC2 पर आपके पास इसे पाने का अच्छा मौका है। दूसरा तरीका यह है कि आपके पास इसे मिलने का कोई मौका नहीं है। तो यह आपके सवाल का एक जवाब है। दूसरी बात यह है, हमें ऐसा होना चाहिए, और हम सही मात्रा में एक्स्ट्रा क्षमता बनाए रखने में अच्छे हैं, और हम इसे और भी आसान तरीके से देख सकते हैं। समय के साथ मांग बढ़ती है क्योंकि यह लाखों AWS डेवलपर्स का औसत है।
तो अगर आप किसी एक AWS डेवलपर को देख रहे हैं, हाँ, उनके इस्तेमाल की भविष्यवाणी करना नामुमकिन होगा। ये एक बीमा कंपनी जैसा होगा जो किसी व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस देने का फैसला करती है। बिल्कुल सही। उन्हें कोई अंदाजा नहीं है। क्या वह व्यक्ति किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित होगा जिससे अस्पताल में $1 मिलियन खर्च होंगे, या वह पूरी जिंदगी स्वस्थ रहेगा और फिर अचानक किसी कार एक्सीडेंट में चला जाएगा? बिल्कुल सही। ये दो सबसे अलग हालात हैं। एक बीमा कंपनी के लिए एक व्यक्ति का बीमा करना कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन बहुत सारे लोगों का बीमा करना ज्यादा समझदारी है। और इसलिए हमारे पास अपनी क्षमता की भविष्यवाणी करने में यह फायदा है। और फिर शायद आपके सवाल का आखिरी जवाब यह है कि समय के साथ इस मामले में भरोसा कमाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप जानते हैं, हमें ऐसा होना चाहिए। हमें इसे कमाना होगा। लोग कहते हैं, आप जानते हैं, हाँ, मुझे पता है कि अमेज़न कोई जादू नहीं कर सकता और वे कहीं से भी सर्वर नहीं ला सकते। लेकिन जानते हैं क्या? वे मुझे सर्विस देने के लिए काफ़ी क्षमता बनाए रखते हैं, चाहे मैं रातों-रात 100 गुना भी बढ़ जाऊँ। तो जल्दी से पूछूं, क्या अमेज़न एक्स्ट्रा क्षमता के बारे में कोई वादा करने को तैयार है, या क्या आप कोई तरीका बता सकते हैं जिससे आप भरोसा दिला सकें कि आमतौर पर साझा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है? मुझे नहीं पता। मेरा मतलब है, ये एक दिलचस्प सवाल है और शायद ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें बाद में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ग्राहक ऐसे हो सकते हैं। आप जानते हैं, जो ऐसे बीमा में दिलचस्पी रखते होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, तो मेरा सवाल है, अमेज़न वेब सर्विसेज कैसे या वे बड़ी कंपनियों की मदद कैसे कर सकते हैं? मैं फॉर्च्यून 500 कंपनियों की बात कर रहा हूं जो अपने सॉफ्टवेयर लगाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत कम कर रही हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने कभी एसएपी जोड़ने की गाइड को देखा है, तो सिर्फ विषय सूची ही 20 पन्नों की होती है और उन्हें बस वर्षों तक बाहर जाकर हार्डवेयर, स्टोरेज और अतिरिक्त प्राप्त करने में समय बिताना पड़ता है। ये कंपनियां सॉफ्टवेयर को जोड़ने के लिए अपनी खुद की बिजली बना रही हैं। आप अमेज़न वेब सर्विसेज को इसमें कैसे देखते हैं? यानी शायद एसएपी कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स के साथ एक एएमआई देता है और बस 1 साल की लगाने की जगह 2 सेकंड में काम हो जाता है। खैर, हम वास्तव में हम अभी इसे देखना शुरू कर रहे हैं। वास्तव में कुछ लोग, मैं बात कर रहा था, पहले के बारे में बात करें, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक गणनाएँ और ऐसी ही चीज़ें। कुछ वैज्ञानिक कंप्यूटिंग के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जो आम तौर पर अपने सॉफ्टवेयर का मालिकाना हक रखते हैं और सीएडी, केएम सॉफ्टवेयर और विश्लेषण सॉफ्टवेयर को एक साथ पैक करके लाइसेंस देते हैं। ये लाइसेंस प्राप्त और महंगा सॉफ्टवेयर है। हाँ, तो ये समझ रहे हैं कि उनके लिए एक वास्तविक अवसर है कि वे एक एएमआई को इन बड़े बैकएंड गणना इंजनों के साथ बंडल करें, जो इन फ्रंट एंड से जुड़ते हैं, ताकि लोग अपने स्वयं के बेवुल्फ क्लस्टर और अन्य चीजें बना सकें। इस तरह वे अमेजन मशीन इंस्टेंस को बंडल कर सकते हैं और लोगों को इन पर बहुत बड़े पैमाने पर समानांतर गणनाएं करने की अनुमति दे सकते हैं। और यह देखना होगा कि क्या यह कुछ सीआरएम कंपनियों के लिए भी उपयुक्त होगा। शायद ऐसा होता, पर मुझे लगता है कि इसे आप समय के साथ विकसित होते देख सकते हैं। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार है और इसके लिए त्वरित अनुवर्ती यह है कि क्या आपको लगता है कि अमेज़न के पीछे पर्याप्त सुरक्षा है? क्योंकि आप अक्सर सुनते हैं कि एक ओपन सोर्स कंपनी जिसका सॉफ्टवेयर है, कंपनी इसे खरीदकर अपने सर्वर पर अपने फायरवॉल के पीछे तैनात करना चाहती है। हमारे साथ अगर हम अपने सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा प्रस्ताव देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि हम कंपनियों को यह विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त गारंटी मूल्य प्रस्ताव बना सकते हैं कि वे हमें AWS पर रखने का भरोसा कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि समय के साथ ये वहाँ होगा? मुझे ऐसा लगता है। मेरा मानना है कि लोग ये समझना चाहेंगे कि हम इसे कैसे कर रहे हैं और कुछ हद तक इसका ऑन डेट करने में सक्षम होना चाहेंगे। मुझे लगता है कि दूसरी बात ये है कि कुछ एप्लीकेशन बदलाव जो कभी मुफ्त नहीं होते। अगर आप ज़्यादा सावधानी रखना चाहते हैं, तो डेटा को सेव करने से पहले एन्क्रिप्ट कर सकते हैं और इसके लिए आपको एक भरोसेमंद गेटवे चाहिए। मेरा मानना है कि ये बहुत संवेदनशील मामलों के लिए एक अच्छा तरीका है। अगर लोग सच में चिंतित हैं, तो वे हमेशा एन्क्रिप्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। और मुफ्त प्रचार। यदि कोई इसे बनाने में मदद करना चाहता है, तो मुझे ढूँढें। अंतिम प्रश्न। तो मुझे लगता है कि आप अमेज़न की और भी ज़्यादा चीज़ें देखेंगे। आगे भी आपको अमेज़न से अच्छे ऑफर्स और खास डील्स मिलती रहेंगी। उन डिवाइसों पर लगाया गया है। मुझे आपसे बस ये कहना है कि बने रहें। मैं आपके साथ विवरण साझा नहीं कर सकता, पर मुझे लगता है कि ये बहुत समझदारी की बात है। खासकर हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स को अलग-अलग तरह के डिवाइसों पर लगाने के लिए। हमारे लिए हर तरीके से मोबाइल शॉपिंग को आसान बनाना भी समझदारी है। तो धन्यवाद। और मुझे बस आपसे पूछना है, एसडीबी के बारे में मेरा एक सवाल है जिसका उत्तर एक वाक्य में है। आप सिंपल डीबी पर 100 डोमेन की सीमा कब हटाने की उम्मीद करते हैं? हम सिंपल डीबी पर 100 डोमेन की सीमा कब हटाएँगे? हमने अभी घोषणा नहीं की है। हम नए उत्पादों के साथ आते समय सावधान रहते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि वे मौजूदा ग्राहकों के लिए वास्तव में काम करें। हमने कई डेवलपर्स को अनुमति दी है। हम नई सुविधाओं पर काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसका विस्तार कर रहे हैं। आश्वस्त रहें, हम सेवा को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन हम ऐसा तभी करेंगे जब हमें पूरा विश्वास होगा कि यह लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन करेगा। क्योंकि उन्होंने वास्तव में आपके सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर कोई इस नियम में छूट चाहता है, तो क्या वे आपको सीधे फ़ोन करके बात कर सकते हैं? हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं और इसके बारे में बात करेंगे। तो शायद ये शुरू करने का एक तरीका है, क्योंकि इन सेवाओं के साथ हम उपलब्धता का ध्यान रखते हैं। इतनी गंभीरता से लेते हैं कि जब हम नई सेवाएं शुरू करते हैं, तो हम धीरे-धीरे आगे बढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन वह एडम स्लिप्स की हैं और आपको उनसे संपर्क करना चाहिए। मैं करूँगा। धन्यवाद। आप लोग